Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 19th January 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about combative federalism, and this topic is important from our syllabus paper 3 Indian polity point of view. तो फेडरलिज्म तो आप समझते ही हैं, इट इज़ ए काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम वेयर द पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द सेंटर एंड द स्टेट्स. तो डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, फेडरलिज्म कैन बी और हैज़ बिन जनरली क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स. ये तो आपने भी पढ़ रखा होगा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जहाँ पे जो बाकी तमाम स्टेट्स हैं, जैसे हमारे देश के 28 स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं इन ऑर्डर टू इंश्योर नेशनल या पब्लिक इंटरेस्ट. तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल, सारे स्टेट्स और सेंटर ने मिल करके जीएसटी रिफॉर्म लाया, विच इज़ एन काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म सिस्टम, ताकि हमारे देश के अंदर बिजनेस बढ़े, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो. रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं. इंटर स्टेट काउंसिल या जोनल काउंसिल हैं. दीज आर प्लेटफॉर्म्स विच आर इंडिकेटर्स ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी कि फेडरलिज्म अ काइंड ऑफ कोऑपरेशन अमंग्स द सेंटर एंड स्टेट. अगर ओवरऑल इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री देखी जाए पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो आपको पता चलेगा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वाज सीन मोर टिल 1969, जब सेंटर में और स्टेट्स में भी ज़्यादातर जगहों पे कांग्रेस की सरकार थी. उस टाइम में सेंटर और स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन ज़्यादा अच्छा होता था. तो वैसे पॉलिटिकल सिस्टम को हमारे देश में कांग्रेस सिस्टम नाम से बुलाया जाता है. कांग्रेस सिस्टम, जहाँ पे सेंटर में भी जो सबसे डोमिनेंट पार्टी थी वो कांग्रेस थी, और स्टेट्स में भी सबसे डोमिनेंट पार्टी थी वो कांग्रेस ही थी. तो कांग्रेस सिस्टम के टाइम में नेचुरली सेंटर और स्टेट्स के बीच में या तमाम स्टेट्स के बीच में भी आपस में कोऑपरेशन अच्छा हुआ करता था. उसके अलावा प्लानिंग कमीशन का एरा में भी एक तरीके की कोऑपरेशन हुआ करती थी अमंग्स द स्टेट्स, क्योंकि प्लानिंग तो सेंटर पे होती थी. इकोनॉमिक प्लानिंग फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स वो तो सेंट्रल लेवल पे होती थी, जो तमाम स्टेट्स में यूनिफॉर्म तरीके से इम्प्लीमेंट की जाती थी. तो प्लानिंग एरा की बात की जाए या कांग्रेस सिस्टम में बात की जाए तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वाज सीन मोर. लेकिन नीति आयोग के आने के बाद से नाउ वी कैन सी राइज ऑफ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म. कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म वेयर डिफरेंट स्टेट्स compete with each other in order to perform better, in order to ensure better governance. Even there is a kind of competition between center and state in order to ensure better governance. तो competitive federalism के कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे HDG इंडेक्स या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जो निकलती है, स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे निकलता है, अलग अलग स्टेट्स के इंपॉर्टेंट सिटीज़ की रैंकिंग निकलती है. ऑल दिस कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म. लेकिन कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में कैसा है, स्टेट्स आपस में एक हेल्दी कंपटीशन रखते हैं और सेंटर या स्टेट भी आपस में एक तरीके से हेल्दी कंपटीशन रखता है. तो ये तो हो गए दो मेन तरह के फेडरलिज्म जो जनरली हम किताबों में पढ़ते हैं. लेकिन आजकल एक नया टर्म निकल के आ रहा है फेडरलिज्म को लेकर के, जो आज के न्यूज़पेपर में भी आया है और पिछले 1-1.5 सालों से ये लगातार इसका जिक्र हो रहा है. तो मुझे लगता है कि एसए में नहीं तो इंडियन पॉलिटी में ये टर्म आपसे पूछा जा सकता है इन मेंस. दैट टर्म इज़ कॉम्बैटिव फेडरलिज्म. कॉम्बैटिव फेडरलिज्म एज ए सेड करंट टाइम्स में बार बार ये देखा जा रहा है. ये टर्म नॉर्मली किताबों में नहीं लिखा रहता है. कॉम्बैटिव फेडरलिज्म रिलेट्स टू or indicates a relation which is more confrontational in nature. Confrontational, where center and state develop a kind of confrontational relations. Two states develop a kind of confrontational relations. उसको हम लोग कहते हैं कॉम्बैटिव फेडरलिज्म. जैसे कुछ महीनों पहले आपने देखा आसाम और मिजोरम के बीच में एक तरह का कन्फ्रंटेशनल रिलेशन डेवलप हो गया था बिकॉज ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट. सेंटर और स्टेट के बीच में कन्फ्रंटेशनल रिलेशंस डेवलप हो रहे हैं. तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में वाटर शेयरिंग को लेकर के कन्फ्रंटेशनल रिलेशंस डेवलप हो रहे हैं. सो कन्फ्रंटेशनल रिलेशंस सेंटर और स्टेट्स के बीच में या स्टेट्स के बीच में जो राइज हो रहा है. देखिए यहाँ पे आपको अंतर समझना है. कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में कैसा है कि स्टेट्स आपस में कम्पीट कर रहे हैं,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एक दूसरे को कन्फ्रंट कर रहे हैं या एक दूसरे से कुछ कॉम्बैट कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। दिस इज ए काइंड ऑफ हेल्दी कॉम्पिटिशन कि ठीक है आप अपने यहाँ पे गवर्नेंस दीजिए, हम अपने यहाँ पे गवर्नेंस करेंगे। बट कॉम्बैटिव इज ए काइंड ऑफ कन्फ्रंटेशनल। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन कॉम्पिटिटिव एंड कन्फ्रंटेशनल रिलेशन। कन्फ्रंटेशनल नेचर के जो रिलेशंस होते हैं सेंटर और स्टेट्स के बीच में, उसको हम लोग कहते हैं कॉम्बैटिव फेडरलिज्म। और करंट कॉन्टेक्स्ट में ये फिर से न्यूज़ में क्यों आ रहा है, क्यों ये टर्म बार बार डिस्कस किया जा रहा है कॉम्बैटिव फेडरलिज्म, हुआ क्या है हाल फिलहाल में वो ज़रा समझिए। देखिए 26 जनवरी को परेड होती है, ये राजपथ पे दिल्ली में आपको पता है इस तरह की परेड निकलती है, जिसमें अलग अलग स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी अपनी अपनी टेबलू निकालते हैं, यानी कि झांकी निकालते हैं कुछ इस तरीके की। हर स्टेट या यूनियन टेरिटरी को जो भी झांकी निकालनी होती है, पहले उनको अपने टेबलू को अप्रूव कराना होता है फ्रॉम डिफेंस मिनिस्ट्री। तो जैसे कि अभी 26 जनवरी को ये टेबलू या झांकी निकलने वाली है तमाम स्टेट्स की, तो उनको पहले डिफेंस मिनिस्ट्री के पास एक प्रपोजल देना होता है कि सर हम इस तरीके की अपनी झांकी निकालना चाहते हैं। और एक बार जब डिफेंस मिनिस्ट्री अप्रूव कर देती है द प्रपोज टैब्लू, वंस इट इज़ अप्रूव्ड देन ओनली दैट टैब्लू इज़ फाइनलाइज्ड, और तभी जाकर कोई स्टेट या यूनियन टेरिटरी अपनी उस टैब्लू को निकाल सकता है। अभी हाल फिलहाल में कंट्रोवर्सी क्या हुई है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने 2 स्टेट्स के, केरला और वेस्ट बंगाल की जो प्रपोज टैब्लू थी उसको रिजेक्ट कर दिया है विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। और इस कारण से फिर से एक तरीके का कन्फ्रंटेशनल सिनेरियो बन गया है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दीज 2 स्टेट्स। स्टेट्स कह रहे हैं कि आप हमारे खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर के कुछ एक झांकी निकालने वाला था, सेंटर ने मना कर दिया। तो उसके बाद से एक तरीके का दोनों ही सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में एक तरीके का कन्फ्रंटेशनल रिलेशन या एक तरीके का डिबेट देखा जा रहा है आफ्टर द डिफेंस मिनिस्ट्री रिजेक्टेड द प्रपोजल बाय केरला एंड वेस्ट बंगाल एज फार एज देयर टेबलू फॉर रिपब्लिक डे इज कंसर्न। इसी तरीके के कुछ और एग्जाम्पल भी हाल फिलहाल में देखे गए हैं ऑफ कॉम्बैटिव फेडरलिज्म। आपको याद होगा जीएसटी कंपनसेशन इशू, मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस में बार बार कराया कि आपको ये बात तो पता होगी कि जब जीएसटी लाया जा रहा था तो स्टेट गवर्नमेंट्स के एप्रीहेंशन को एड्रेस करने के लिए कि आफ्टर जीएसटी उनके रेवेन्यू कलेक्शन में फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्सेस कोई कमी नहीं आएगी, द सेंट्रल गवर्नमेंट मेड अ प्रॉमिस कि जो 2015-16 का जो बेस है उससे 14% वो इंक्रीमेंट करके देंगे फ्रॉम 2015-16 फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि जीएसटी आने के बाद स्टेट गवर्नमेंट्स की रेवेन्यू इंक्रीज होगी और हर साल 14% से इंक्रीज होगी। और इसी कारण से सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया कि अगर वो रेवेन्यू इंक्रीज नहीं होती है देन किसी भी तरह के शॉर्टफॉल को सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनसेट करेगी। सो दिस वाज जीएसटी कंपनसेशन कमिटमेंट मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके लिए उन्होंने एक अलग से जीएसटी कंपनसेशन सेस भी लाया था, ये सब आपको पता ही होगा। तो 2017, 18, 19 तक तो सब ठीक चला, लेकिन 2020 में कोरोना के टाइम में जब पैंडेमिक के कारण भारत सरकार के जो जीएसटी कंपनसेशन सेस फंड के भी पैसे ख़त्म हो गए, भारत सरकार के खुद के खर्चे बढ़ गए और तमाम स्टेट्स के जीएसटी कलेक्शन में बहुत ज़्यादा कमी आ गई। सो देयर वाज ए लॉट ऑफ गैप और जीएसटी शॉर्टफॉल for many of the states, and when states demanded for compensation the central government refuted or refused any kind of compensation, claiming कि कोरोना पैंडेमिक इज एन एक्ट ऑफ गॉड। आपको याद होगा ये सब कुछ मैंने कराया था। उस टाइम में भी भारत सरकार और स्टेट्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्रंटेशनल सिनेरियो डेवलप हो गया था, खासकर नॉन बीजेपी रूलिंग स्टेट्स में, जैसे महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, ये लोग भारत सरकार को अनफेयर क्लेम कर रहे थे कि आपने प्रॉमिस किया था जीएसटी में कि 5 साल तक आप जीएसटी शॉर्टफॉल को कमिट करेंगे, नाउ यू आर रिट्रैक्टिंग फ्रॉम योर प्रॉमिस। तो उस टाइम में भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्रंटेशनल रिलेशंस डेवलप हो गए थे बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। उसके अलावा कुछ दिनों पहले आपको पता होगा कि सीबीआई को से जनरल कंसेंट विड्रॉ कर लिया था एटलीस्ट 8 स्टेट्स ने। तो क्या होता है सीबीआई का जनरल कंसेंट इशू, वो भी ज़रा समझिए। देखिए सीबीआई is governed through this Delhi Special Police Establishment Act of 1946। तो इस कानून की मदद से सीबीआई को पावर और फंक्शंस मिलते हैं। इस कानून के सेक्शन 6 में लिखा है कि सीबीआई मस्ट मैंडेटरीली ऑब्टेन कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न बिफोर बिगिनिंग एनी इन्वेस्टिगेशन ऑफ ए क्राइम इन अ स्टेट। तो किसी
स्टेट के अंदर किसी भी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने से पहले सीबीआई को वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेना होता है एज पर सेक्शन 6 ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। तो एक कंसेंट लेना होगा, जैसे कि अगर सीबीआई को असम के अंदर किसी भी केस को इन्वेस्टिगेट करना है तो असम सरकार से कंसेंट लेना होगा। हाल फिलहाल में कम से कम 8 ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने सीबीआई से अपना जनरल कंसेंट वापस ले लिया। ये स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, इन्होंने जनरल कंसेंट वापस ले लिया। इनका कहना ऐसा है कि सीबीआई इज़ लाइक ए केज्ड पैरेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट एक्ट्स एज अ टूल इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सीबीआई को इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की तरह काम नहीं करती है, भारत सरकार के कहने पे काम करती है और उन लोगों को हैरास करती है जो भारत सरकार का विरोध करते हैं। एंड क्लेमिंग और क्रिटिसाइजिंग सीबीआई एज एन इंस्ट्रूमेंट, दीज 8 स्टेट्स विड्रू जनरल कंसेंट गिवन टू द सीबीआई। तो इस कारण से सीबीआई अभी इन 8 स्टेट्स में ऑपरेटिव नहीं है, इफेक्टिव नहीं है। जनरल कंसेंट के विड्रॉ करने का क्या मतलब है कि सीबीआई विल नॉट बी एबल टू रजिस्टर एनी फ्रेश केसेस इन दीज 8 स्टेट्स, और सीबीआई के जो ऑफिसर्स हैं दे विल लूज ऑल देयर पावर्स इन दीज 8 स्टेट्स एंड दे विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल सिटीजन या एक सिविलियन पॉपुलेशन, दे विल नॉट हैव एनी एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर। देखिए, इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये जो टर्म कॉम्बैटिव फेडरलिज्म है, दिस टर्म कॉम्बैटिव फेडरलिज्म विल नॉट बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स, बट ये मेंस में आपसे कुछ इस तरीके का पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बैटिव फेडरलिज्म। यहाँ पे मैंने गलती से कॉम्पिटिटिव लिख दिया, यहाँ पे मैं इसको ठीक कर दूंगा जब मैं आपको पीडीएफ दूंगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बैटिव फेडरलिज्म एंड एक्सप्लेन हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इस तरह का सवाल आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि कॉम्बैटिव फेडरलिज्म हाल फिलहाल में बहुत न्यूज़ में आ रहा है। The next article is again taken from editorial segment. It is about Project Sadbhavna, and this topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view, especially from the subtopic e-governance. देखिए, प्रोजेक्ट सद्भावना बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, खासकर एपीएससी पर्सपेक्टिव से। आसाम सरकार लेकर के आ रही है प्रोजेक्ट सद्भावना, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि आसाम सेक्रेटेरिएट में जितने भी पुराने केसेस पड़े हैं, केसेस दैट आर प्रायर टू 10 मई 2021, यानी कि 2021 10 मई जब मौजूदा हेमंत बिस्वा शर्मा साहब की सरकार आई, उसके पहले के जितने भी केसेस हैं सेक्रेटेरिएट के अंदर जो पेंडिंग हैं, उनको 1 साल के अंदर यानी कि 10 मई 2022 तक क्लियर कर देना है। यानी कि जितने भी पेंडिंग केसेस हैं 10 मई 2021 तक के, उन सब को 10 मई 2022 तक क्लियर कर देना है ऑफ सेक्रेटेरिएट अंडर प्रोजेक्ट सद्भावना। और प्रोजेक्ट सद्भावना को ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा आने वाले 1 फरवरी को, यही न्यूज़ है। तो ये जो प्रोजेक्ट सद्भावना, इट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ ई गवर्नेंस। इसमें कैसा होगा, हर एक सिटीजन जिसकी भी जो फाइल अटकी पड़ी है, जो भी उसका केस अटका पड़ा है सेक्रेटेरिएट के अंदर, वो अपने फाइल के प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकता है ऑनलाइन तरीके से। और एक बार जब प्रोजेक्ट सद्भावना कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि पुराने 1 साल के सारे पेंडिंग केसेस जब एक बार क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद द गवर्नमेंट ऑफ असम विल लॉन्च an e-ऑफिस सिस्टम फॉर आसाम सेक्रेटेरिएट, जहाँ पे बाकी तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं उसको डिजिटलाइज कर दी जाएगी ताकि फ्यूचर में कोई भी केसेस पेंडिंग ना रहें। सो इट इज़ वेरी गुड एग्जांपल। कहाँ इस्तेमाल करेंगे मेंस में, देखिए, अगर कभी ई गवर्नेंस इन आसाम पे सवाल आ जाए या ओवरऑल गुड गवर्नेंस इन आसाम पे सवाल आ जाए, तो वहाँ पे प्रोजेक्ट सद्भावना इनिशिएटिव को आप मेंशन कर सकते हैं। प्रोजेक्ट सद्भावना के क्या बेनिफिट होंगे? ऑफ कोर्स इट विल हेल्प इन क्विक क्लोजर ऑफ ओल्ड केसेस, इट विल फोकस ऑन करंट मैटर्स बाय रिजॉल्विंग ओल्ड केसेस, इट विल हेल्प इन ट्रैकिंग ऑफ फाइल मूवमेंट ऑन अ पोर्टल, जिससे आम आदमी को बार बार सेक्रेटेरिएट में जाना ना पड़े, धक्के ना खाना पड़े। इट विल रिड्यूस द विजिट ऑफ सिटीजन्स टू द सेक्रेटेरिएट। The next article is taken from international segment. It is about 70 years of India-Japan relations, and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. यहाँ पे कुछ हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री जो हमारे पेपर 2 में मेंशन है फॉर यूपीएससी, उससे रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट आइडियाज़ देखेंगे। तो करंट कॉन्टेक्स्ट समझते हैं क्या हुआ है हाल फिलहाल में। तो देखिए, 1952 में इंडिया ने जापान के साथ फॉर्मल बायलैटरल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश की थी। तो इसके हिसाब से 2022 जो मौजूदा साल है, इट मार्क्स 70th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया जापान रिलेशंस। सो इंडिया जापान रिलेशंस हैव बिकम important in the upcoming mains exam.
चूँकि 70 साल पूरे हो गए इंडिया जापान रिलेशंस के, इस कारण से इंडिया जापान रिलेशन हैज़ बिकम इम्पॉर्टेंट फॉर अपकमिंग मेंस एग्जाम। अब ज़रा देखिए, इंडिया जापान रिलेशंस के थोड़े से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। इस आर्टिकल में, जो इंडियन एक्सप्रेस में इस आर्टिकल आया है, इसमें इंडिया जापान रिलेशन चूँकि इस साल के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है, इसलिए हो सकता है इंडिया जापान रिलेशंस पे हमसे सवाल पूछ लिया जाए। तो पिछले 70 सालों में जो जो डेवलपमेंट्स हुए वो तो हम देखेंगे, लेकिन उसके अलावा आप इंट्रोडक्शन में थोड़े बहुत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स भी लिख सकते हैं इंडिया जापान रिलेशंस के। तो आप इंट्रोडक्शन में, मान लीजिए इस तरह का सवाल आ जाता है, डिस्कस इंडिया जापान रिलेशंस इन रिसेंट टाइम, तो इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं कि इंडिया एंड जापान हैड अ कल्चरल इंटरैक्शन और स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल इंटरैक्शन इन द एंशियंट टाइम। दिस कैन बी प्रूव्ड फ्रॉम द फैक्ट कि 6th सेंचुरी AD में बुद्धिज़्म वॉज ब्रॉट टू और इंट्रोड्यूस टू जापान, एंड यू नो कि बुद्धिज़्म ओरिजिनेटेड इन द लैंड ऑफ इंडिया, राइट। तो 6th सेंचुरी AD में बुद्धिज़्म वॉज इंट्रोड्यूस टू जापान। 752 AD में, इसी आर्टिकल में दिया, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मेंस आंसर राइटिंग में, इंडिया जापान रिलेशंस में। 752 AD में एन इंडियन मॉन्क बोधिसेना परफॉर्म्ड कंसिक्रेशन सेरेमनी, मतलब एक पूजा की थी उन्होंने, ऑफ द ग्रेट बुद्धा स्टैचू ऑफ तोदाईजी इन जापान। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर स्टैचू और टेम्पल इन जापान, ग्रेट बुद्धा स्टैचू एट तोदाईजी इन जापान, जहाँ पे बोधि सेना ने उनकी वो पूजा कराई थी, कंसिक्रेशन कराया था, स्टैब्लिशमेंट कराया था इसका। मॉडर्न टाइम्स में अगर बात की जाए, यानी कि मेडिएवल टाइम के बाद मॉडर्न टाइम में बात की जाए, तो जापान और इंडिया के इकोनॉमिक इंटरैक्शन से, तो एंशियंट टाइम में कल्चरल या पीपल टू पीपल इंटरैक्शन था, और कल्चरल इंटरैक्शन मेनली बिकॉज ऑफ बुद्धिज़्म। मॉडर्न टाइम में इकोनॉमिक इंटरैक्शन रहा, स्टार्ट हुआ इंडिया जापान का, और इकोनॉमिक इंटरैक्शन स्टार्ट हुआ मेनली आफ्टर मेजी रेस्टोरेशन इन 19th सेंचुरी। मेजी रेस्टोरेशन के बाद जापान मॉडर्नाइज हो गया, इंडस्ट्रियलाइज हो गया, और इंडिया से कई सारे रॉ मटेरियल जैसे कि कॉटन, आयरन और जापान इंपोर्ट करने लगा, और इस तरीके से इंडिया और जापान के बीच में इकोनॉमिक रिलेशंस डेवलप हुए। तो एक बार जरा मेजी रेस्टोरेशन देख लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। देखिए, मेजी रेस्टोरेशन हैपेंड इन जापान फ्रॉम 1866 टू 69। ये हुआ क्या था? देखिए, आपको एक बात तो पता होगी ना कि मेडिएवल टाइम में पूरे दुनिया भर में जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसको हम लोग इन जनरल फ्यूडल पॉलिटिकल सिस्टम कहते हैं। आई होप आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में जरूर पढ़ रखा होगा। फ्यूडल पॉलिटिकल सिस्टम मतलब जहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो काफ़ी वीक हो गई थी। जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे अलग अलग जगहों के, छोटे छोटे जगहों पे फ्यूडल लॉर्ड्स, वो ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई खास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं हुआ करता था। सेंट्रल गवर्नमेंट या द एम्पेरर वुड यूज टू बी और वेर जस्ट अ काइंड ऑफ ए स्टैंपिंग अथॉरिटी बट हैविंग नो मच पावर। तो ऐसे ही हालत को जापान में भी थे, और जब भी फ्यूडल सिस्टम होगा तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस काफ़ी हद तक लिमिट हो जाती है, क्योंकि हर फ्यूडल लॉर्ड आपस में लड़ाई करता रहता है अपनी अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के लिए। और उस केस में होता क्या है कि इंटरैक्शन, इकोनॉमिक इंटरैक्शन ऑफ पीपल फ्रॉम वन एरिया विथ पीपल ऑफ अदर एरिया बिकम्स वेरी लिमिटेड, और इकोनॉमी जो है वो फिर सबसिस्टेंस इकोनॉमी रह जाती है, ट्रेड फ्लरिश नहीं कर पाता है। तो यही कारण था कि मेडिएवल टाइम में ट्रेड वाज नॉट फ्लरिशिंग एंड इकोनॉमी वाज हार्डली सबसिस्टेंस इकोनॉमी एंड नॉट मच ट्रेड और नॉट मच सरप्लस वाज प्रोड्यूस्ड। तो ऐसे ही हालत जापान में भी थे, यानी कि जापान के अंदर भी फ्यूडल लॉर्ड्स, जिनको तोकुगावा शोगुन कहते थे, they were more powerful than the emperor himself, and emperor was just a kind of a stamp authority. लेकिन फिर वहाँ के लोग, people got frustrated with this kind of political system and they brought a kind of political and social revolution from 1866 to 1869 which is known as Meiji Restoration. Meiji Restoration means restoration of the supremacy of the emperor. एंड मेजी रेस्टोरेशन हेल्प्ड इन क्रिएशन ऑफ सेंट्रलाइज गवर्नमेंट। और एम्पेरर जो है, एक बार जब सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो वापस से पावरफुल हो गई, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जो एम्पेरर है, ही वर्कड फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ जापान, इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन ऑफ जापान। और धीरे धीरे मेजी रेस्टोरेशन के बाद, सेंट्रलाइजेशन के बाद, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट के बाद जापान अपने मॉडर्नाइजेशन पे काम करना शुरू किया। एंड जापान उसके बाद इतना मॉडर्नाइज हुआ, इतना इंडस्ट्रियलाइज हुआ, और वहाँ के लोगों ने इतना काम किया कि जापान बिकेम फर्स्ट एशियन कंट्री
टू बीट अ यूरोपियन पावर इन रशियन जापान वॉर ऑफ 1905। अगर पूरे एशिया से बात की जाए तो जापान ही अकेला एक ऐसा एशियन कंट्री था जो इंडस्ट्रियलाइज हो पाया, और बाद में जापान इंडस्ट्रियलाइज होने के कारण, मॉडर्नाइज होने के कारण जापान के अंदर भी इंपीरियलिस्टिक टेंडेंसी डेवलप हुई, ठीक वैसे ही जिस तरह की यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर थी। तो पूरे एशिया के अंदर अकेला ऐसा कंट्री जापान ही था जिसके अंदर इंपीरियलिस्टिक टेंडेंसी डेवलप हुई, लाइक यूरोपियन कंट्रीज़ जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस या जर्मनी। और यही कारण है कि जापान पार्टिसिपेटेड इन वर्ल्ड वॉर II अलॉन्ग विद जर्मनी, बिकॉज जापान हैड नाउ more and more ambition to grab territories, because Japan felt like it is at par with European power. So all such things like industrialization, modernization, and then imperialism and entering into World War II, everything could be rooted to Meiji Restoration. और मेजी रेस्टोरेशन के टाइम में ही इंडिया बिकेम ए काइंड ऑफ रॉ मटेरियल सप्लायर टू जापान, और इस तरीके से इंडिया जापान के इकोनॉमिक इंटरेक्शन शुरू हुए थे। अब वो बात अलग है कि वर्ल्ड वॉर II में जापान वाज ऑन द लूजिंग साइड, और बाद में तो वहाँ पे नागासाकी और हिरोशिमा में आपको पता है कि एटम बॉम्ब भी गिराए गए, जिसका इम्पैक्ट बहुत डिवास्टेटिंग था। उसके बाद से जापान काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट स्टेट हो गया है। लेकिन इस मेजी रेस्टोरेशन के बाद जापान सॉ एन अग्रेसिव राइज। तो ये तो बात हो गई इंडिया जापान रिलेशन की इन द एंशिएंट टाइम एंड देन इन द मॉडर्न टाइम्स। और बिल्कुल अगर करंट टाइम की बात की जाए, कॉन्टेम्प्रेरी टाइम की बात की जाए, तो इंडिया जापान के रिलेशंस के जो इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं उनको ज़रा देखते हैं। करंट एरियाज़ ऑफ कोऑपरेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ कोऑपरेशन है बिटवीन इंडिया एंड जापान, उसको दोनों देशों ने मिलकर के नाम दिया है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। सो बोथ कंट्रीज वांट दिस इंडो पैसिफिक रीजन टू बी फ्री फ्रॉम अग्रेशन ऑफ चाइना। अब डायरेक्टली चाइना का तो नाम हम ले नहीं सकते, तो हम बार बार कहते हैं, इस तरह का स्टेटमेंट लिखते हैं कि इंडिया एंड जापान हैव अ विजन ऑफ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। मतलब वी डोंट वांट दिस इंडो पैसिफिक रीजन। अब इंडो पैसिफिक रीजन में भी सबसे इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा है, तो ये वाला साउथ चाइना सी, क्योंकि यही तो दोनों को कनेक्ट करता है, इंडियन ओशन को और पैसिफिक ओशन को। यही तो ट्रांजिशन एरिया, और साउथ चाइना सी पे चाइना पूरा क्लेम जताता है थ्रू इट्स 9 डैश लाइन। तो ये दोनों ही देश जब कहते हैं फ्री एंड ओपन, तो एक तरीके का इनडायरेक्ट इंडिकेशन होता है चाइना को कि भाई इस एरिया को तुम, इस पे अग्रेशन ना दिखाओ और इस एरिया पे तुम अपना कंट्रोल ना दिखाओ। दिस एरिया इज़ फ्री एंड ओपन एंड वी स्टैंड फॉर फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन। उसके अलावा ऑफ कोर्स बोथ कंट्रीज आर लुकिंग फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी या आउटर स्पेस सिक्योरिटी या मोर एंड मोर इकोनॉमिक सिक्योरिटी। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है इंडिया जापान का, जो आपको लिखना ही चाहिए अगर इंडिया जापान रिलेशंस पे सवाल आ जाता है, तो कि इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डोनर ऑफ ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस ऑफ जापान। इसी ODA ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस की मदद से मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है। तो देखो आप ODA क्या होता है, ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस क्या होता है, इसको हम जरा समझते हैं। एक तरह का लो इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म लोन है, जिसको सॉफ्ट लोन कह सकते हैं, दैट इज ऑफर्ड बाय जापान टू डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। तो हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज को जापान सॉफ्ट लोन देता है, लो इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म लोन देता है, जिसको नाम देते हैं ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस। जापान का मानना है या जापान क्लेम्स कि ये ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस वो इसलिए देता है ताकि हमारे जैसे देशों के साथ वो एक बेहतर रिलेशन मेंटेन कर सके और डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर कुछ डेवलपमेंट ला सके। तो जो कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स दैट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया अंडर इट्स ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस, एक एक करके देखते हैं। दिल्ली मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, कोलकाता ईस्ट वेस्ट मेट्रो, चेन्नई मेट्रो, बेंगलोर वाटर सप्लाई, अहमदाबाद मेट्रो प्रोजेक्ट या बुलेट ट्रेन बिटवीन अहमदाबाद एंड मुंबई। अगर गुवाहाटी के अंदर बात की जाए तो यहाँ भी 2 इंपॉर्टेंट ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस ऑफ जापान की मदद से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे जीका फंडेड प्रोजेक्ट ऑफ सीवेज एंड सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट अंडर जीका। दीज 2 आर पार्ट ऑफ ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस ऑफ जापान ओनली। बोथ दीज प्रोजेक्ट्स आर बीइंग रन बाय गुवाहाटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। The next article is taken from national segment. It is about powers of Election Commission of India, and this topic is important from our syllabus paper 3 Indian polity point of view. तो देखिए, इस आर्टिकल को समझने से पहले हमें गुरु रविदास जी के बारे में समझना होगा, तब हम इस आर्टिकल के बारे में और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो समझते हैं गुरु रविदास जी के बारे में। Look, Guru Ravidas जी was an Indian mystic poet saint of Bhakti movement, ठीक है, and he was founder of a separate religion जिसका नाम है रविदासिया रिलीजन। तो ही मतलब ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय द लोअर कास्ट पीपल
ऑफ हिंदू कम्युनिटी, ही स्टार्टेड ए सेपरेट रिलीजन इटसेल्फ, जिसको हम लोग रविदासिया रिलीजन कहते हैं, ड्यूरिंग 15 to 16 सेंचुरी AD। अब गुरु रविदास जी का एग्जैक्ट जन्म कौन से साल हुआ ये तो थोड़ा सा कंटेस्टेड है, लेकिन ज़्यादातर स्कॉलर्स का मानना है कि वॉज बॉर्न इन द ईयर 1450 AD एंड ही बिलोंग टू अ शेड्यूल कास्ट दैट वाज चमार कास्ट। ही वॉज बॉर्न इन मॉडर्न डे वाराणसी इन अ कॉबलर फैमिली and he dedicated his whole life to abolition of caste system, and he openly criticized Brahminical society which was based on idea of untouchability and discrimination against lower caste people। रविदास जी ने कई सारे श्लोक भी लिखे हैं, डिवोशनल श्लोकास भी लिखे हैं, and these श्लोकास have been included in the Sikh scripture known as गुरु ग्रंथ साहिब। तो मुद्दा यह है कि गुरु रविदास जी इज़ अ वेरी रेवर्ड मिस्टिक सेंट इन मॉडर्न डे पंजाब, और गुरु रविदास जी की जयंती जो है वो इस साल 16 फरवरी 2022 में होने वाली है। हर साल डेट थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है अकॉर्डिंग टू द लूनर पोजीशन। तो इस साल गुरु रविदास जी की जयंती 16 फरवरी को मनाई जाने वाली है। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए हर साल कहाँ हुआ है गुरु रविदास जी का जन्म, वाराणसी में। तो हर साल कैसा है कि गुरु रविदास जी के जयंती के अवसर पे पंजाब से कई सारे ऐसे लोग जो रविदासिया रिलीजन को फॉलो करते हैं, इस शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, वो लोग पंजाब से वाराणसी विजिट करते हैं, विच इज़ बर्थ प्लेस ऑफ गुरु रविदास। और ये जो पंजाब के रविदासिया लोग हैं, इनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी है, लगभग 32% ऑफ पंजाब पॉपुलेशन बिलोंग्स टू दिस रविदासिया ग्रुप। एंड एज I said, many of them travel to वाराणसी फॉर गुरु रविदास जयंती। तो इस साल भी many of them will be traveling to वाराणसी on February 16। और हुआ क्या कि इलेक्शन कमीशन ने डेट रख दिया पंजाब के अंदर इलेक्शन का 14 फरवरी को। तो इसी कारण से पंजाब के कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट किया कि आप डेट को थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए, क्योंकि कई सारे लोग रविदासिया कम्युनिटी के लोग पंजाब में तो रहेंगे नहीं उस टाइम में, एंड दे वोंट बी एबल टू वोट ऑन 14 फरवरी। और इसी कारण से फिर कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिक्वेस्ट पे फिर इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के अंदर जो इलेक्शन थे उसके डेट को पोस्टपोन करके 14 फरवरी से बढ़ा करके 20 फरवरी कर दिया। तो फिर इस आर्टिकल में बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन के क्या क्या पावर हैं, क्या वो इलेक्शन को पोस्टपोन कर सकते हैं, किस किस केस में पोस्टपोन कर सकते हैं, तो वही हम एक एक करके देखते हैं। तो पहले तो ये बताया गया है कि कैन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बैन पॉलिटिकल रैलीज, तो आंसर इज यस। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी पावर to ban political rallies given under Representation of People Act 1951। देखिए हाल फिलहाल में ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ बैंड पॉलिटिकल रैलीज इन उत्तर प्रदेश ड्यू टू कोविड-19। तो ये बात आपको जाननी चाहिए। हो सकता है पीटीए में कुछ इस तरह का स्टेटमेंट बना के पूछ दे कि उसको पास पॉलिटिकल रैलीज को बैन करने का अधिकार है कि नहीं, तो बिल्कुल है। उसके अलावा क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन को पोस्टपोन कर सकता है? तो अगेन इस केस में आप देख रहे हैं पंजाब के केस में इलेक्शन को पोस्टपोन किया है, 14 फरवरी से पोस्टपोन करके 20 फरवरी के किया है। सो यस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन पोस्टपोन इलेक्शन बट देयर आर सर्टेन कंडीशंस। देखिए आप एक बात तो जानते हैं कि चाहे लोकसभा हो या लेजिस्लेटिव असेंबली हो, जिसको हम लोग विधानसभा कहते हैं, इनका जब 5 साल का टर्म पूरा हो जाता है तो ये अपने आप डिजॉल्व हो जाते हैं। तो और डिजॉल्व होने से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इलेक्शन करा देना चाहिए। तो मान लीजिए कि 2020 फरवरी 2017 को इलेक्शन हुआ है, तो 20 फरवरी 2022 को वो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है डिसॉल्व हो जाएगी। मतलब 5 साल, 20 फरवरी 2017 को लेजिस्लेटिव असेंबली बनी है तो 20 फरवरी 2022 को लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी। तो 5 साल पूरे होने से पहले अगला इलेक्शन करा देना है, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो या लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हो। तो 5 साल पूरे होने से पहले जो इलेक्शन डेट रखा गया है उसको एक्सटेंड कर सकता है 2-4-5 दिन आगे पीछे। मतलब जैसे इस केस में 14 फरवरी को बढ़ा करके 20 फरवरी कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि 5 साल का टर्म अभी भी पूरा नहीं होगा 20 फरवरी तक भी, और पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली तब भी डिसॉल्व नहीं होगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास इतना पावर नहीं है कि 5 साल के आगे के किसी डेट में वो इलेक्शन को पोस्टपोन कर दे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि
5 साल पूरा होने से पहले, लेजिस्लेटिव असेंबली हो या लोकसभा हो, 5 साल उसके टर्म पूरा होने से पहले और उसके नेचुरल डिजॉल्व होने से पहले इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कराना है। अब उस बीच में वो इलेक्शन के डेट को थोड़ा बहुत आगे पीछे पोस्टपोन कर सकता है, बट एज यू नो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट गिव्स एवरी विधानसभा अ फिक्स्ड टर्म ऑफ 5 ईयर, 5 साल के बाद वो खुद डिजॉल्व हो जाते हैं। एज सुन एज द टर्म इज ओवर द हाउस स्टैंड डिजॉल्व ऑटोमेटिकली एंड द टर्म ऑफ हाउस कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड दैट एक्सेप्ट इन द इमरजेंसी डिक्लेयर्ड बाय द पार्लियामेंट। तो सिर्फ पार्लियामेंट ही उसके बाद टर्म को एक्सटेंड कर सकती है या इलेक्शन को एक्सटेंड कर सकती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कर सकता। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हिंट्स की भी आपको जरूरत पड़ेगी, एक बार इसको देख लीजिए, फिर इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रॉम असम सेगमेंट, इट इज अबाउट बाउंड्री डिस्प्यूट्स विद मेघालय। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 6 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए, असम और मेघालय के बीच में लगभग 884 किलोमीटर की बाउंड्री है एंड मेघालय एज यू नो गॉट ए स्टेटहुड इन 1972, और जब उसको स्टेटहुड मिला आउट ऑफ असम तो उसके बाद से कम 12 ऐसे रीजन थे जो डिस्प्यूटेड हो गए बिटवीन द टू स्टेट्स। हाल फिलहाल में असम और मेघालय की सरकार ने मिलकर के फैसला लिया कि धीरे धीरे ये जो 12 डिस्प्यूटेड रीजन है इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे। इसके लिए टोटल 12 डिस्प्यूटेड रीजन को हमने 2 पैकेज में डिवाइड किया, 6 and 6 रीजन्स। तो पहले फेज में हम लोग पहले 6 रीजन्स के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे और फिर दूसरे फेज में बचे हुए बाकी 6 रीजन्स के डिस्प्यूट्स को हम लोग रिजॉल्व करेंगे। तो पहले फेज में जो 6 रीजन्स हमने चुने हैं जिसका डिस्प्यूट हम लोग रिजॉल्व करेंगे वो है ताराबारी, गिजांग, बोकलापारा, पिलांग कता, राताचेरा एंड हाहिम। ये सारे नाम याद करने की ज़रूरत है नहीं। मुद्दा ये है कि 12 एरियाज़ हैं जो डिस्प्यूटेड हैं, उसमें से 6 एरियाज़ पे हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं कि उनके डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाए, बाकी के 6 पे बाद में चर्चा होगी। और असम सरकार ने जो फर्स्ट फेज में जो 6 एरियाज़ के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का प्रोसेस शुरू हुआ है उसमें असम सरकार ने प्रपोजल दिया है कि लेटस टेक गिव एंड टेक अप्रोच, लेटस अडॉप्ट गिव एंड टेक अप्रोच। असम सरकार ने कहा कि लगभग 36.79 स्क्वायर किलोमीटर एरिया डिस्प्यूटेड है। असम सरकार ने कहा है कि इट विल कीप अबाउट 18.51 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जबकि रिमेनिंग 18.28 स्क्वायर किलोमीटर एरिया विल बी गिवन टू मेघालय। तो भाई ले दे करके ख़त्म करते हैं। सरल सी बात ये है कि अब ये डिस्प्यूट है, इसको बेवजह का खींचने से फ़ायदा नहीं है। तो कुछ एरियाज हम रख लेते हैं, कुछ एरिया आप रख लीजिए। लेट अस क्लोज दिस डिस्प्यूट सो दैट देयर इज़ नो फर्दर प्रॉब्लम्स और टेंशंस इन फ्यूचर। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू बिलोंग्स टू ऑप्शन सी टेलीकॉम सेक्टर। टोंगा आइलैंड is located in option A Pacific Ocean, and Pandit Birju Maharaj is associated with, of course, option D Kathak. That's all from our side for today. Thanks for watching.